नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टेक विद एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है समास, जिसका पार्ट नंबर 1 है। और देखिए, समास की पहचान कैसे करते हैं, समास आखिर क्या होता है, कितने प्रकार के हमारे समास होते हैं, और जैसे आपका अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और आपका बहुव्रीहि समास, ये क्या होते हैं, उनकी पहचान कैसे करते हैं। तो ये सभी बातें जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके यूपी पुलिस में समाज से रिलेटेड प्रश्न आने वाले हैं। और देखिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से टेक विद एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो वीडियोज़ है आपके पास पहुँच जाए और आप हमारी वीडियो से सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो टॉपिक है हमारा समास का। अब देखिए, बात आती है आखिर समास किसको बोलते हैं। देखिए, समास किसको बोलते हैं कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने छोटा लिख रखा है कि दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यश को प्राप्त, ये एक बड़ा सा वाक्य है। तो यानी दो शब्द या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनता है। अब यश प्राप्त हमारे पास बना है, तो ये क्या है, ये समास है। ओके, तो यश को प्राप्त का यश प्राप्त बन चुका है, तो ये क्या है, हमारा समास है, ये वाला। ओके, तो ये है इसका समास की डेफिनेशन। यानी कि कुछ शब्दों को अगर हम जोड़ दें तो जो शब्द हमारे पास बनेगा वो समास होगा। ओके, समझ चुके होंगे आप। चलिए, अब देखिए, समास जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे कि आपका पहला होता है, जैसे कि समास, सम आस। ठीक है, सम आस। तो सम का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है संक्षिप्त, यानी कि संक्षिप्त। ओके, और जो आपका आस होता है, उसका मतलब होता है कथन या फिर शब्द। ठीक है, तो सम और आस से मिलकर आपका समास बना होता है। ये दो शब्द हैं। ओके, जिसका एक का अर्थ होता है सम का संक्षिप्त, आस का होता है कथन या शब्द। ओके, और जिसका अर्थ पूर्ण रूप से होता है संक्षिप्त कथन या शब्द, मतलब कि उसका जो देखिए, जैसे कि हमारे पास यश को प्राप्त, तो यश प्राप्त जो बना है संक्षिप्त कथन है, यानी कि जो बात यह दोहरा रहा है वही बात यश प्राप्त दोहरा रहा है। ठीक है, ये जो समास बना है, तो ये इसका संक्षिप्त कथन भी इसको बोलते हैं। ओके, चलिए, अब देखिए, इसके बाद आपका समस्त पद या समासिक पद किसको बोलते हैं, समस्त पद या सामासिक पद किसको बोलते हैं। देखिए, समास के नियम या विभिन्न समासों से बने शब्द को हम क्या बोलते हैं, समस्त पद या सामासिक पद बोलते हैं। जैसे कि देखिए, अभी मैं इसको बोलता हूँ कि यश को प्राप्त। ठीक है, तो इसको मतलब बोलने से जो इससे शब्द कौन सा बने, यश प्राप्त बना है, तो जो यश प्राप्त जो हमें प्राप्त हुआ है, ये समस्त पद है या फिर सामासिक पद है। यानी कि हमने क्या किया, इसमें समास के नियमों को यूज़ किया। ओके, और इनसे जो हमारे शब्द प्राप्त हुआ, ये हमारा क्या होगा, समस्त पद होगा। यानी कि कुछ शब्दों को जोड़कर जो शब्द हमें प्राप्त हुआ है वो क्या है, हमारा यश प्राप्त हो। ओके, समझ चुके होंगे आप। ओके, चलिए, इसके बाद देखिए, आपका था समास विग्रह। अब विग्रह का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि अगर मैं समास के सभी पदों को अलग अलग कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। जैसे कि चौराहा, हमारे पास ये एक वाक्य है। अगर मैं चौराहा को इस प्रकार लिख देता हूँ, चार राहों का समूह, तो यानी कि चौराहों का मतलब क्या होता है, चार राहों का समूह होता है। तो मैंने जो चार राहों का समूह इसको किया है, तो उसका मतलब यह है कि मैंने इसका विग्रह कर दिया है। क्या कर दिया है, विग्रह। विग्रह का मतलब अलग अलग। देखिए, चार राहों का समूह अलग अलग हो चुका है ना, बिल्कुल। तो इसको कहते हैं समास का विग्रह। देखिए, अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप यूपी SSC की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके जो फंडामेंटल होते हैं ये आपको समझने बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं आप करते हैं, डायरेक्टली आप रट रहे हैं, तो एग्जाम में भूल जाइए कि आप समास के क्वेश्चन को कर पाएंगे। 100% आप गलत करोगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप समास के जो टॉपिक है, जितने भी आपके हिंदी के टॉपिक है, उनको समझे। ओके, चलिए, इसके बाद देखिए, आपका था पूर्व पद व उत्तर पद। आखिर ये क्या चीज़ होती है, आपका पूर्व पद व उत्तर पद। देखिए, ये क्या होता है, जो समास की जो रचना हुई है दो पदों से मिलकर हुई है। समास की रचना दो पदों से मिलकर हुई है। मान लीजिए, आपके सामने एक उदाहरण है, राजपुत्र है। तो इसमें जो राज जो है ये पूर्व पद है, और जो पुत्र है ये उत्तर पद है। और देखिए, राजपुत्र अगर मैं समास करता हूँ तो आएगा राज का पुत्र, राजा का पुत्र। ओके, क्या आएगा, राजा का पुत्र। तो इसका जो राज जो है ये हमारा पूर्व पद है, और ये जो पुत्र है ये हमारा उत्तर पद है। यानी कि अंतिम पद को उत्तर
और प्रथम पद को पूर्व पद बोलते हैं। ओके, समझ चुके होंगे बिल्कुल। ओके, चलिए इसके बाद नोट लिख लीजिए आप एक कि कुछ शब्दों में अपवाद भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाक्य है, काठ की पुतली। अपवाद का मतलब देखिए क्या होता है, पहले समझ लीजिए। जहाँ पर कुछ दोष पाया जाता है नियम के खिलाफ, उसको एक तरह का अपवाद बोलते हैं, यानी कि जिसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था हो, ओके, या कुछ कमी हो, यानी कि उसके विरुद्ध हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए अपवाद क्या है इसमें कि काठ की पुतली है, अगर मैं इसका समास करता हूँ तो क्या आएगा, काठपुतली। लेकिन काठपुतली आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कठपुतली आता है। क्यों आता है? देखिए जो काठ है आपका, काठ के का जो काठ का है आपका का, ये जो है ये वाला का, ओके, काठ का जो है का कै बन जाता है, ये इसमें अपवाद है। देखिए आपके काठ का जो है का जो है उसका कै बन चुका है। ठीक, देखिए इसी प्रकार समझने की कोशिश कीजिए। जैसे घोड़े का सवार, ओके, घोड़े का सवार में देखिए क्या बन चुका है, घुड़सवार बन चुका है इसका समास। लेकिन जो घोड़े के घो है, ये जो घो है ना, ये वाला घो, इसका क्या बन चुका है, घू बन चुका है। देखिए बन गया है ना। तो ये एक तरह का अपवाद है, नहीं तो होना चाहिए था घोड़े सवार, ऐसे होना चाहिए था घोड़े सवार, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। गुड़ सवार बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। और ये क्रिया विशेषण के आधार पर ऐसे शब्द बनाए जाते हैं, तो ये इसमें अपवाद भी है। कुछ शब्दों में आपको अपवाद मिलेंगे, और जो अपवाद वाले प्रश्न होते हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो इसको समझ चुके होंगे। चलिए अब है जो हम इसके समास के विभिन्न प्रकार को देखते हैं। ओके, चलिए अब देखिए आपके जो समास है इसके 6 प्रकार होते हैं। समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है, या फिर कह सकते हैं कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं आपके समास के। तो पहला भेद कौन सा है आपका, अवयवी भाव समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। देखिए जितने भी ये समास है इनके ऊपर जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा कर्मधारय पर आते हैं, द्विगु पर आते हैं, बहुव्रीहि पर और द्वंद्व पर आते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इनकी पहचान कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। आखिर अवयवी भाव समास ये जितने भी हैं इनकी डेफिनेशन क्या है, आखिर ये कैसे इनको परिभाषित करते हैं। ओके, चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए जो अवयवी भाव समास होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिस समास का जो पहला पद होता है प्रधान होता है, ठीक है, और अवयव होता है, पहला ही पद प्रधान होता है और अवयवी होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अवयवी भाव समास कहते हैं उसको। ध्यान से सुन लीजिए, पूर्व पद प्रधान होगा अवयवी भाव का, तो उसकी देखिए पहचान क्या है। इसकी पहचान यह है कि जो पहला पद होगा अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत और हर से उस शब्द की जो है स्टार्टिंग होगी उस समास की। फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, तो ये तो इनकी पहचान हो गई। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण क्या है, जैसे मान लीजिए आपका है प्रतिदिन, ठीक है, तो प्रतिदिन, तो उसका जो विग्रह होगा क्या होगा, प्रत्येक दिन, क्या होगा, प्रत्येक दिन। तो यानी कि प्रत्येक दिन का जो समास बनेगा क्या बनेगा, प्रतिदिन बनेगा। और ये क्या है, ये अवयवी भाव समास है। कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है आपका। ओके, तो समझ चुके हैं आप। फॉर एग्जांपल दूसरा भी ले लीजिए, जैसे कि भर से आपका हो जाएगा पेट भर के, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, भर पेट। ओके, तो भर आ रहा है इसमें, भर, तो हमने आपको बताया था इसका जो पहला जो पद होगा वो प्रधान होगा, तो भर क्या है, तो इसमें भर क्या है, इसमें प्रधान है आपका। ओके, तो भर पेट आपका क्या हो गया है, ये समास बन चुका है। और इसके ये किसका समास है, अवयवी भाव इसमें समास है, इसमें अवयवी भाव समास है आपका। ओके, तो आपको ऐसे पहचान करनी है। इसकी पहचान ये है कि अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, जैसे कि आपका प्रतिकूल है, यानी कि इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध क्या होगा, आपका होगा प्रतिकूल। तो मैंने आपको बताया था जिसमें आप पहचान कीजिए प्रति है, तो उसका मतलब क्या है, ये आपका अवयवी भाव समास है। ओके, तो इसका जो प्रतिकूल का विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, ये इसका विग्रह है। इच्छा के विरुद्ध को क्या कहते हैं, प्रतिकूल कहते हैं। ओके, ये इसका समास हो गया। ओके, तो अवयवी भाव समझ चुके हो ना, कि जो पूर्व पद तो प्रधान होगा, पहचान उसकी अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर होंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है। ओके, चलिए अब देखते हैं अपना तत्पुरुष समास को। ओके, देखिए तत्पुरुष समास में देखिए क्या है कि जो आपका उत्तर पद है वो प्रधान होगा, ठीक है, जो आपका उत्तर पद होगा
वो प्रधान होगा, और देखिए जो बीच में विभक्ति होती है वो हट जाएगी। ठीक है, कैसे हटेगी, देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए कि राजा का कुमार, ठीक है, ये वाक्य है हमारे पास। इसका अगर मैं समास बनाऊंगा तो क्या बनेगा, राजकुमार बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा, राजकुमार बन जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो उत्तर पद है वो प्रधान होगा। भाई राजा का कुमार है, ये इसमें प्रधान है। ओके, कुमार है, राजा का क्या है, कुमार है। और विभक्ति क्या है इसमें बीच में, विभक्ति ये है। मैंने क्या कहा, आपकी विभक्ति हट जाएगी, तो विभक्ति इसमें से हट चुकी है। ठीक है, तो क्या बन चुका है हमारे पास, समास राजकुमार। अगर आपको पता होगा कि राजकुमार का अगर हम विग्रह करते हैं क्या आता है, आपको पता है कि भाई राजकुमार का विग्रह राज का कुमार होता है। आपने देखा कि दूसरा पद तो उसमें प्रधान है। ठीक है, और इसमें विभक्ति का भी हट चुकी है, तो आप तुरंत कर दोगे भैया इसमें तत्पुरुष समास है। कैसे करोगे कि इसमें तत्पुरुष समास है। पहली बात, दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होगा। दूसरी बात, उसमें जो विभक्ति होगी वो हट जाएगी। ओके, फिर जो बनेगा वही हमारा तत्पुरुष समास होगा। यही इसकी पहचान है। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे कि आपका हमारा आता है आपका धर्म ग्रंथ। आपसे कोई पूछ ले कि भाई धर्म ग्रंथ में बताओ कौन सा समास है, तो आप धर्म ग्रंथ को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, धर्म का ग्रंथ लिखेंगे ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, ग्रंथ, ग्रंथ यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रधान है, यानी कि ये ज़्यादा वैल्यू रखता है, यहाँ पर प्रधान है, और का विभक्ति इसमें से हटी हुई है। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, तत्पुरुष समास है। अगर मैं इस विग्रह का समास बनाता हूँ तो धर्म ग्रंथ आता है, जहाँ पर जो का है वो लुप्त हो जाता है, और इसमें जो ग्रंथ है ये उत्तर पद है, प्रधान है। ओके, तो इस तरह से आपको पहचान करनी है। एक एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ, आपको कमेंट में इसका जवाब बताना है कि आखिर इसमें रचना को करने वाले का बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका समास क्या होगा, इसका जो समस्त पद होगा वो क्या होगा, और इसमें कौन सा समास होगा। ओके, कमेंट में जरूर बता देना। ओके, चलिए अब देखिए जो आपका तत्पुरुष समास होता है ये भी आपका 6 प्रकार का होता है। ठीक है, हालांकि एग्ज़ाम में इसके बारे में मैं देखता हूँ, आपके यूपी पुलिस में शायद नहीं आ सकता। ठीक है, फिर भी मैं आज की जो 6 टॉपिक है वो बाद में कंप्लीट कराऊंगा। ओके, फिलहाल मैं इसके और देख लेता हूँ। ओके, क्योंकि तत्पुरुष के समास की 6 पार्ट है और उसको अभी हम लास्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए आपका आता है कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास आपका क्या होता है। कर्मधारय समास में जो उत्तर पद होता है वो तो आपका प्रधान होगा। ओके, क्या होगा, प्रधान होगा आपका उत्तर पद। ठीक है, और इसमें विश्लेषण विशेष्य का संबंध होगा उसमें। ठीक है, चलिए अब देखिए इसकी पहचान भी कैसे करते हैं आपके कर्मधारय समास की, यानी कि जो उत्तर पद है वो प्रधान होगा और विशेषण विशेष्य संबंध भी उसमें होगा। अब ये क्या चीज़ है आप देख लीजिए इस बात को। इसकी पहचान तो ये है सबसे पहले कि इसका अगर हम कर्मधारय समास का विग्रह करेंगे यानी कि अलग अलग करेंगे, तो उसमें जो है जो, उसमें क्या आएगा, है जो, और आपका के समान, इस प्रकार के जो हैं इसमें शब्द आएंगे आपके। अगर आप कर्मधारय समास को कोई भी आप समास दे दीजिए, अगर आप उसका विग्रह करें, उसका अलग अलग करेंगे, तो उसमें आपका है जो और के समान ये वाक्य जो है ये विभक्ति जरूर आएगी इसमें। ओके, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसकी पहचान क्या है कर्मधारय की। अगर किसी भी समास के विग्रह में आपको है जो और के समान मिल जाता है तो आपको क्या करना है, तुरंत समझ जाना कि भाई के समान और है जो किसका है, कर्मधारय का है, तो सीधा आपको कर्मधारय आंसर दे देना है। ठीक है, और विग्रह का मतलब मैंने आपको बताया कि मतलब जैसे कि आपका रचना का आपका राजा का कुमार हो गया तो ये विग्रह है, और राजकुमार क्या है, ये आपका समास है। ठीक है, विग्रह का मतलब क्या होता है, अलग अलग, मैंने आपको बता दिया है। ओके, चलिए अब देखिए इसका उदाहरण देख लेते हैं आपके कर्मधारय समास। जैसे कि मान लीजिए आपका चरण कमल है, आपका चरण कमल है। अब इसमें देखना चाहते हैं कि भाई इसमें अब इसमें आपका समास कौन सा है। देखिए समास किसी भी ज्ञात करने के लिए, किसी भी समस्त पद का ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका विग्रह करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको दिए गए वाक्य का विग्रह करना आता है तो आप 101% उसका समास बता सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बता सकते आखिर उसमें समास क्या है। अब देखिए चरण कमल मेरे पास एक वाक्य है, अब मैं इसका विग्रह कैसे करूं। ठीक है, तो इसका विग्रह देखिए क्या होगा कि कमल के समान
चरण। यानी कि जो मैंने कहा कि कमल के समान चरण, तो चरण कमल और कमल के समान चरण दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से है, ठीक है। तो चरण कमल का विग्रह क्या होगा, कमल के समान। तो मैंने आपको क्रम धाराएं में पहचान क्या बताई थी, या तो है जो होगा या फिर के समान होगा। तो हमें यहाँ के समान इसके विग्रह में मिल चुका है, तो हम कह देंगे भाई ये आपको जो चरण कमल है इसमें क्रम धाराएं समास है। ये इसका तरीका है, ये फंडामेंटल। देखिए आप किसी का भी पूछ लीजिए, किसी का भी, अगर आपको उसका विग्रह करना आता है तो आप चंद सेकंडों में उसका समास बता सकते हैं, आखिर उसमें कौन सा समास है। फॉर एग्जांपल दूसरा लीजिए, जैसे कि आपका है कि कमल कमल नयन, ठीक है। कमल नयन इसको ले लीजिए। तो देखिए इसमें जो आपका, इसको कैसे करेंगे कि कमल के समान नयन, ठीक है। तो हमने इसका विग्रह कर दिया है कि कमल के समान नयन। तो देखिए आप जो है इसमें के समान आ चुका है। तो मैंने आपको पहचान क्या बताई थी, इसकी पहचान मैंने ये बताई थी कि भाई अगर है जो आता है या फिर के समान आता है उसके विग्रह में, तो आप तुरंत उसमें क्या करेंगे, उसमें आपका कर्म धाराएं समास होगा। तो कमल नयन में कौन सा समास है, आपका कर्म धाराएं समास है, और चरण कमल में भी कर्म धाराएं समास है। ये इसकी पहचान है। अब देखिए है जो को देख लीजिए, जैसे कि आपका नीलकंठ है, नीलकंठ है आपका वाक्य। इसका मैं कहता हूँ अगर विग्रह क्या होगा, तो आप विग्रह कर बताइए कमेंट में क्या होगा, आप कमेंट में बताइए प्लीज़। तो विग्रह देखिए से क्या होगा, नीला है जो कंठ, ओके, नीला है जो कंठ। तो नीलकंठ का विग्रह क्या होगा, नीला है जो कंठ। और मैंने क्या कहा था, है जो अगर है या के समान है, तो इसमें है जो है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपके कर्म धाराएं समास है। तो ये पहचान, आप किसी का भी समास पकड़ लीजिए, उसका अगर आपको विग्रह करना आता है तो आप तुरंत उसका समास बता सकते हैं। सबसे पहले आपको विग्रह करना सीखना होगा, ओके। तो नीलकंठ का विग्रह क्या होगा, नीला है जो कंठ, उसको क्या है, नीलकंठ इसका समास होगा, और इसमें कर्मधारय आपका समास होगा, ओके। तो ये था आपका कर्मधारय समास। चलिए आप देखते हैं आपके द्विगु समास को। देखिए अगर फिर भी आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, ओके, ठीक है। चलिए देखिए अब आता है आपका द्विगु समास। अब देखिए द्विगु समास किसके बोलते हैं। देखिए द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाचक विश्लेषण होता है आपके द्विगु समास में। आपको जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक होता है, यानी कि किसी संख्या को प्रदर्शित करता है या उसे डिनोट करता है, ओके। ये इसकी द्विगु समास की एक पहचान है, ओके। और देखिए आपके जो द्विगु समास है इसमें आपके समूह अथवा समाहार का ज्ञान प्राप्त होता है आपके द्विगु समास में। सबसे पहली बात तो वहाँ पर किसी संख्या के बारे में संकेत देगा वो, ठीक है, और उसमें समूह अथवा समाहार का ज्ञान प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ आपका सप्त सिंधु कोई वाक्य है, सप्त सिंधु है, ओके। इसका विग्रह करने में आपको बताऊंगा। तो विग्रह देखिए से क्या होगा, 7 सिंधुओं का समूह। भाई सप्त सिंधु का विग्रह क्या होगा, 7 सिंधुओं का समूह होगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि द्विगु समास में जो क्या होगा, आपकी संख्यात्मक विश्लेषण होगा, यानी किसी संख्या को वो डिनोट करेगा, प्रदर्शित करेगा, किसी समूह का ज्ञान होगा या समाहार का ज्ञान होगा। ये है आपकी द्विगु समास की पहचान। क्या है, संख्या की, आपकी संख्या के बारे में पता चलेगा, ओके। तो देखिए सप्त सिंधु में देखिए आपका विग्रह अगर मैं करता हूँ तो 7 सिंधुओं का समूह आता है। और मैंने आपको क्या बताया था कि भाई उसमें आपके संख्यावाचक विशेषण का ज्ञान होता है। देखिए 7 क्या है, एक संख्या है, ठीक है, 7 सिंधुओं, तो यानी सिंधुओं का यहाँ पर पता चल रहा है कि 7 सिंधुओं का समूह है सप्त सिंधु। और मैं ये भी मैंने आपको बताया था समूह का ज्ञान होता है, तो समूह भी यहाँ पर आ चुका है। तो आपको तुरंत बता देना है कि भाई सप्त सिंधु में आपका कौन सा समास है, द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा ले लीजिए, जैसे कि देख लीजिए आपका है 2 पहरों का समय, 2 पहरों का समय, तो क्या होगा, दोपहर होगा इसका, ठीक है। इसका समस्त पद जो वाक्य बनेगा दोपहर बनेगा। और देखिए 2, तो 2 क्या है, एक संख्या है, ठीक है। तो 2 एक संख्या है, तो यहाँ से हमें संख्या का ज्ञान हो रहा है। और हमने आपको बताया था संख्या तो समाहार का ज्ञान यहाँ पर प्राप्त होगा। तो 2 पहरों का समय यहाँ पर हमें प्राप्त होता है, संख्यावाचक विशेषण ज्ञान हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो तुरंत हमको बता देना कि भाई इसमें द्विगु समास है। तो कौन सा समास है, द्विगु समास है। बस आपके पास
विग्रह करना आना चाहिए। ओके, तो ये थी आपके दीर्घ समास की पहचान। चलिए अब आपके द्वंद्व समास को देख लेते हैं, इसकी पहचान कैसे करते हैं। ओके, तो देखिए जो आपका द्वंद्व समास है इसकी पहचान क्या है कि इसके दोनों पद जो होंगे प्रधान होंगे, यानी कि प्रथम पद और उत्तर पद आपका प्रधान होगा, और जिसका विग्रह किया जाएगा उसमें और, अथवा, या, एव आदि जो शब्द हैं उसमें आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आपके द्वंद्व समास के। और दूसरी बात, इसकी पहचान क्या है द्वंद्व समास की, इसकी पहचान यह है कि दोनों पदों के बीच हमेशा योजना चिन्ह, ये चिन्ह जो होता है ना इसको योजना चिन्ह बोलते हैं, हमेशा ये आएगा द्वंद्व समास में। इसकी पहचान जैसे कि आपका नदी नाले, तो अगर मैं आपसे पूछने लगूँ कि भाई इसमें कौन सा समास है तो आपको तुरंत बता देना है कि भाई इसमें द्वंद्व समास है। कैसे, आपने कैसे बताया, मैंने आपको बताया अगर बीच में आपके इसमें योजना चिन्ह है ये वाला, तो आपको पहचान कर लेनी है कि इसमें आपका द्वंद्व समास है। तो नदी और नालों में कौन सा समास है आपका, नदी, अब में इसमें आपका द्वंद्व समास है। ओके, ये इसकी पहचान है। अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका उदाहरण, ये तो इसकी पहचान हो गई। अब विग्रह में इसकी कैसे पहचान करते हैं, ठीक है, देखिए जैसे नदी और नाले, ठीक है, नदी और नाले, पाप और पुण्य, तो नदी और नाले में क्या होगा, वही होगा जो मैंने अभी आपको बताया है कि नदी नाले। ओके, और पाप और पुण्य में क्या होगा, देखिए आपका पाप पुण्य, मतलब कि आपका योजना चिन्ह जब लग जाएगा तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका द्वंद्व समास है। याद रखिए बस, यहाँ पर ये चिन्ह द्वंद्व समास का, ठीक है, और यहाँ पर ये संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि किस किस में क्या क्या है। ओके, चलिए तो आप समझ चुके होंगे द्वंद्व समास क्या है। ओके, द्वंद्व समास की यही पहचान है कि दोनों पद जो इसमें प्रधान होंगे, जैसे कि नदी नाले दोनों ही प्रधान है, और इसका अगर विग्रह करते हैं अथवा या एव आएगा इसमें या और आएगा, और उसमें उसकी पहचान ये होगी इसमें कि आपका योजना चिन्ह लगा आपके द्वंद्व समास में। अब देखिए आपका आता है बहुव्रीहि समास, ठीक है। इस देखिए बहुव्रीहि समास जो होता है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और ये क्या करता है कि तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जो जिस वाक्य में भी आपका बहुव्रीहि समास होगा तो वो वाक्य क्या करेगा, उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा और तीसरे पद की ओर वह संकेत करेगा। देख लीजिए फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मानने की बात जैसे आपका है आपका नीलकंठ, ये आपका वाक्य है, इसमें आपसे पूछने लग जाए कि भाई इसमें कौन सा समास है नीलकंठ में, तो देखिए नीला है जो कंठ। ओके, ये मैंने आपको पिछले इसमें बताया था, पीछे भी आपको आपका नीला है जो कंठ, ये मैंने आपको पहचान बताई, किसमें बताई थी, आपके कर्मधारय समास में बताई थी। ओके, चलिए अब देखिए नीलकंठ में क्या है कि नीलकंठ का अगर मैं विग्रह करता हूँ तो क्या आएगा, इसका आएगा नीला है कंठ, नीला है कंठ। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है अब नीला है कंठ कौन है, शिव है, ये ऐसे डिनोट कर देगा आपको कि नीला है कंठ, ठीक है। तो ऐसे डिनोट कर दे, इसमें क्या है, शिव है इसमें। तो इसने क्या किया, देखिए भाई मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका प्रथम पद है और पूर्व पद है उसमें कोई जो पद है प्रधान नहीं होगा, वह तीसरे पद की ओर संकेत करेगा। तो यहाँ पर शिव की ओर संकेत किया गया है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल देख लीजिए चक्रपाणी, चक्रपाणी देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा इसका विग्रह, चक्र है पानी में जिसके, तो वह कौन है, विष्णु है। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, वह कौन है, विष्णु है। तो यानी एक तीसरे व्यक्ति की ओर जो है यहाँ पर संकेत किया गया है। तो इस प्रकार से जो है आपका जो समास का टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। और देखिए तत्पुरुष समास के जो आपके इसके 6 भाग होते हैं, और अक्सर देखिए वो एग्ज़ाम में मेरे को लगता है कि यूपी पुलिस में तो नहीं आएंगे, मेन जो होते हैं यही इनसे पूछ ले जाते हैं, ठीक है। यही इसको आप तैयार कर लीजिए। ओके, तो ये आपका जो समास का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम देने चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे जिसका हम आपका टेस्ट लेंगे। ओके, और फिर इसका उत्तर भी आपको हम बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप तक अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले पाएँ। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।